नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कथन में। कथन में अब तक हम कहानियाँ सुनते आए हैं किसी की भेजी हुई, किसी के वास्तविक जीवन से रिलेटेड या फिर समाज में हो रही किसी घटना के ऊपर या फिर काल्पनिक कहानियाँ कि जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके या जिससे किसी के जीवन को एक नई दिशा मिल सके, तो उस तरह की कहानियाँ। और आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो ना तो किसी ने भेजी है, ना तो किसी की वास्तविक जीवन की है और ना ही किसी घटना पे है। ये कहानी हम आज सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध जो है वो लेखक रह चुके हैं और उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही मार्मिक हुआ करती थी और बहुत ही प्रेरणादायक हुआ करती थी और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज का दर्पण भी हुआ करती थी। तो उन्हीं के कहानियों के संग्रह में से एक कहानी हम सुनने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है निर्मला। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला। निर्मला ये उस समय की कहानी है या फिर उस समय के दौर को दर्शाती है कि जिस समय में लड़कियां सपने तो देखा करती थीं लेकिन उनको पूरा करने का उनको कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से कि जिस घर में आज काफी हलचल है और एक सजी धजी लड़की आईने के सामने खड़ी है और धीमे से स्वर में अपनी माँ से पूछ रही है कि अम्मा, ये रंग मुझ पे अच्छा तो लग रहा है ना। और वहीं पे माँ भी आज बहुत खुश है और अपनी बेटी की नजर उतारते हुए वो कह रही है कि आज तो मेरी बिटिया बहुत ही सुंदर लग रही है, चांद का टुकड़ा लग रही है। निर्मला की उम्र महज 15 साल है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, समझदार है। निर्मला के लिए उनके पिता ने एक योग्य वर भी तलाश रखा था जो पेशे से वकील था और पढ़ा लिखा था और जवान और सुंदर था। घर में ढोलक बज रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। निर्मला के चेहरे पर शर्म और उम्मीद दोनों ही झलक रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना सोचा हुआ कभी नहीं होता है। अगले ही पल किस्मत किसको क्या रंग दिखा दे या अगले ही पल किसके जीवन में क्या बदलाव आएगा ये कोई नहीं बता सकता। और ऐसा ही निर्मला के साथ भी हुआ। दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई जोर से बोलता हुआ आ रहा है कि बड़ी खबर है। पड़ोसी ने बताया कि उपाध्याय जी यानी कि निर्मला के पिताजी उन्हें हार्ट अटैक आया है। वो घर कि जिसमें अब तक बहुत हलचल थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल शहनाइयां बज रहे थे, वो घर अब सन्नाटे से भर गया था। चारों तरफ खामोशी छा गई थी और सब शोक में डूब चुके थे। पिता की मृत्यु के साथ निर्मला के सपनों का पहला टुकड़ा उसी दिन टूट गया था। पिता की मृत्यु ने घर की कमर तोड़ दी थी। अम्मा बहुत ही दुखी थी और रोते हुए कह रही थी कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है, अब कौन करेगा शादी एक अनाथ लड़की से। तब समाज ने वो किया जो वो हमेशा से करते आया है, एक गरीब, मजबूर और असहाय लड़की को या असहाय महिला को नीचे गिराना। निर्मला की माँ ने निर्मला के लिए मजबूरी में एक रिश्ता ढूंढा, एक अधेड़ उम्र का पुरुष, 3 बेटों का बाप और विधुर लेकिन बहुत पैसे वाला। निर्मला की ये सब समझने की बिल्कुल भी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। लेकिन उसके जीवन के सारे निर्णय कोई और ही ले रहा था और वो भी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से। निर्मला ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे इन सब बातों से बहुत डर लग रहा है। तब माँ ने कहा निर्मला से कि डर से पेट नहीं भरता है, गरीब लड़की के लिए जिंदगी का नाम समझौता ही होता है, तो बिना समझौते के वो जिंदगी आगे नहीं बसर कर सकती है। और उस रात निर्मला की आंखों में नींद नहीं थी, सपनों की राख थी, आंसू थे और एक अनकहा डर था। निर्मला ने अब नई दुनिया में कदम रखा कि जहाँ पे अजनबी घर, सौतेले रिश्तों का बोझ और जहाँ पे उसको समझने वाला कोई नहीं। शादी हो चुकी थी, निर्मला अब उस घर की बहू बन चुकी थी जहाँ उसके लिए कोई ममता नहीं थी और कोई स्नेह नहीं था। बस थे तो अजनबी चेहरे और अधेड़ पति की चुप्पी। निर्मला के पति का नाम था तोटाराम। तोटाराम की उम्र करीब 40 के पार होगी, शक्ल पर झुर्रियां और आंखों में थकान। तोटाराम के 3 बेटे थे। एक बेटे का नाम था मनसाराम, जिसकी उम्र 16 साल। उसके बाद 2 छोटे बेटे सुरेश और जियालाल। निर्मला रसोई में काम कर रही थी कि तभी मनसाराम आता है और कहता है कि बाबूजी ने कहा है कि उन्हें चाय चाहिए। निर्मला ने पूछा मनसाराम से कि तुम्हें भी कुछ चाहिए। तब मनसाराम नजरें झुकाते हुए कहता है कि नहीं, बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनसाराम की नजरें निर्मला से मिलती ही नहीं थी और बार बार झुक जाती थी। वो निर्मला को अपनी माँ की तरह देख ही नहीं पाता था और नहीं सहन कर पा रहा था कि उसका पिता
उससे 2 साल छोटी औरत को अपनी पत्नी कहता है। धीरे धीरे घर में एक तनाव बढ़ता गया। तोताराम को अपने बेटे मनसाराम की नजरें अब खटकने लगी थी और शक किसी जहर की तरह उनके मन में घुलता चला गया। तोताराम ने निर्मला से कहा कि मनसाराम से दूर रहना, तुम्हारी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है तो लोग बातें बनाएंगे। निर्मला ने चौंक कर कहा कि आप क्या कह रहे हैं, वो तो बच्चा है। तोताराम ने कठोर स्वर में कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ज्यादा सवाल मत करो। उस दिन निर्मला ने पहली बार यह जाना, पहली बार यह अनुभव किया कि शक अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी खोखला कर देता है। निर्मला अपने मन में सोचने लगी कि मैं तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ती भी नहीं, फिर क्यों हर बार मुझसे नजरें चुराई जाती है या फिर हर कदम पर मेरे चरित्र को तोला जाता है। निर्मला एक ऐसे अजनबी घर में थी कि जहाँ पे उसको समझने वाला कोई नहीं था और हर रिश्ता उसके सर पर सवाल बनकर लटक रहा था। मनसाराम अकेले बैठा हुआ था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चरित्र पर शक किया जा रहा है और वो अपनी सौतेली माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था इन्हीं सब चीजों के लिए। और अब ये शक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रहा था कि जो इस घर की किस्मत बदल के रख देगा। शक अगर रिश्तों की दीवार में दरार डालता है तो उस दरार की वजह से कोई न कोई अक्सर मासूम जिंदगी नीचे गिर जाती है और अब निर्मला के साथ भी वही होने जा रहा है। तोताराम हमेशा यही सोचता था कि मुझे मनसाराम की निगाहें पसंद नहीं आ रही है, वो लड़का न जाने क्या चाहता है। तोताराम अब हर पल मनसाराम पर नजर रखने लगा था। उसका हर काम, हर बात उसे संदेहास्पद लगने लगी थी। एक दिन मनसाराम जब कमरे में किताब पढ़ रहा था, तब तोताराम उसके पास गए और कहने लगे कि अब तुम पढ़ाई भी बहाने बनाकर करते हो या किसी से मिलने की योजना बना रहे हो। मनसाराम समझ नहीं पाया और हैरान होकर पूछने लगा कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। तब तोताराम ने गुस्से से कहा कि बहस मत करो, कल से तुम्हारी पढ़ाई बंद, तुम अब घर पर ही रहोगे। और इस तरह से तोताराम ने मनसाराम का स्कूल छुड़वा दिया। एक शक की वजह से एक होनहार विद्यार्थी या फिर एक समझदार होनहार लड़का अपने भविष्य से काफी दूर कर दिया गया। निर्मला ने तोताराम से कहा कि यह तो नाइंसाफी है, वो अभी एक बच्चा है, अपराधी नहीं है। तोताराम ने कड़े स्वर में कहा कि मैं जानता हूँ किसके लिए ये चिंता हो रही है तुम्हें। निर्मला को उस दिन बहुत धक्का लगा कि आप ये मुझ पर कैसा आरोप लगा रहे हैं। तोताराम ने कठोर स्वर में कहा कि हाँ, मैं देख सकता हूँ, जो कोई नहीं देखता वो भी मैं देख पाता हूँ। उस रात निर्मला फूट फूट कर रोई। वो दोषी नहीं थी, पर समाज और पति के लिए वो कभी निर्दोष थी ही नहीं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मनसाराम ने पत्र में लिखा कि मेरे बाबूजी को मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया और अब उनके सामने रहना मेरे आत्मसम्मान को खा रहा है। शायद मेरा जाना ही बेहतर है। पत्र लिखकर मनसाराम घर से निकल गया और घर में एक बुरी खबर आई। किसी के चीखने की आवाज आई कि मनसाराम अब नहीं रहा। तोताराम ने दुखी और टूटे हुए स्वर में कहा कि क्या वो मर गया? निर्मला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रोते रोते वो यही कह रही थी कि वो मर नहीं गया बल्कि मार डाला गया है। उसे मार दिया है आपके शक ने, आपके शब्दों ने। मनसाराम की मौत एक आग थी जो निर्मला और तोताराम के बीच के हर पुल को जला गई। निर्मला काफी दुखी थी और अपने हाथों में मनसाराम का पत्र लेकर भगवान से ये प्रश्न कर रही थी कि आखिर क्यों, कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि मेरे जीवन में हर रिश्ता दुख बनकर ही क्यों आता है। अब निर्मला के जीवन में क्या बचा था? एक घर लेकिन सूना, एक पति लेकिन टूटा हुआ और एक माँ जो सिर्फ अपराध बोध से भरी हुई एक आत्मा थी। कभी कभी हमें ऐसे घाव देती है कि ना वो किसी को दिखाई देता है और ना ही हम किसी को बता पाते हैं। निर्मला भी अब उसी दौर से गुजर रही थी कि जहाँ पे निर्मला की हर सांस एक अपराध बन चुकी थी और निर्मला का जीवन एक सजा बन चुका था। निर्मला बहुत दुखी थी और उसके मन में एक पछतावा रह गया था और वो ये सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुम कितना टूट चुके थे। मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, लेकिन क्या इंसान भी नहीं बन सकी? मनसाराम की मौत ने निर्मला को भीतर से ही तोड़ दिया। अब घर के हर कोने में एक साया था जो उसके साथ चलता था, उसकी आत्मा को कुरेदता था। निर्मला खाना परोस रही थी और निर्मला ने धीमे स्वर में कहा कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ आपके शक ने उस बच्चे की जान ले ली। तोताराम ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे अब कुछ भी मत कहो तुम। मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं बचा था, सिर्फ अपराध बोध की चुप्पी और अतीत की चीखें ही बची थी। निर्मला अब माँ बनने वाली थी, लेकिन उस गर्व के साथ वह एक बोझ भी ढो रही थी।
गिल्ट समाज का एक तिरस्कार और एक मृत बेटे की आत्मा की चीख है। अब तो अड़ोस पड़ोस की औरतें भी बातें बनाने लगी थी। एक औरत ने कहा कि नई उम्र में बूढ़े से ब्याह कर दिया, अब देखो नतीजा। दूसरी औरत ने कहा कि बेटे को मरवा बैठी, अब तो भगवान ही मालिक है उसका। समाज ने निर्मला को कभी नहीं समझा, न बचपन में, न पत्नी बनकर और न ही मां बनने के बाद। हर बार उसने सिर्फ सहा है और चुप रही। निर्मला को लगता था कि मेरा जीवन तो बस एक कहानी बन के रह गया है कि जिसे हर कोई पढ़ेगा पर समझेगा कोई नहीं। लेकिन कुछ औरतें टूटने के लिए नहीं होती हैं, वो हर बार बिखर कर भी खड़ी हो जाती हैं। निर्मला अब तैयार थी आने वाले बच्चे के लिए एक नई उम्मीद और एक नई सुबह। जिंदगी हमें एक मौका और जरूर देती है, लेकिन वो मौका बीते हुए गमों की राख से निकलता है। निर्मला माँ बनने वाली थी, मगर क्या उसके जीवन में फिर से सूरज उगेगा या ये सुबह भी अधूरी रात में ही डूब जाएगी? एक नन्हा जीवन, एक नई उम्मीद। निर्मला की गोद में जब वो बच्चा आया तो पहली बार उसके आंसू सुकून में बह रहे थे और निर्मला धीरे से ये कह रही थी उस बच्चे को कि तुम्हारे साथ में सब फिर से शुरू करूंगी, बिना किसी डर, बिना किसी दोष के। तोता राम ने टूटी हुई आवाज में कहा कि निर्मला, मुझे माफ कर दो। मेरी शक की वजह से तुम्हारा जीवन तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन मैंने अपने बेटे का जीवन भी नाश कर दिया। और निर्मला ने कहा कि माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन शायद एक पिता बनने के बाद आप समझ सकेंगे कि प्यार में शक नहीं, विश्वास होता है। निर्मला की आवाज में अब कमजोरी नहीं थी, वो माँ बन चुकी थी और अब किसी भी दर्द से वो ऊपर उठ चुकी थी। निर्मला जब अपने बच्चे को लेकर गांव में कहीं निकलती तो सभी औरतें बातें बनाती। कोई औरत कहती कि देखो, ये वही औरत है कि जिसने अपने सौतेले बेटे को मरवा दिया था। तो दूसरी कहती कि नहीं, देखो कैसे अकेली ही सब संभाल रही है। निर्मला अब किसी की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि अब उसका जीवन किसी की भी स्वीकृति पर नहीं था, बल्कि अपने बच्चे की मुस्कान पर टिका था। निर्मला केवल एक काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि उन करोड़ों औरतों का प्रतीक है कि जो सिर्फ सहती हैं और चुप रहती हैं, लेकिन जब वो उठती हैं तो फिर से खुद को जन्म देती हैं। एक माँ का प्रेम किसी के भी टूटे हुए संसार को जोड़ सकता है फिर से। इस कहानी से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि बेवजह किसी भी औरत पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत जब टूटती है तो सब दुनिया उजाड़ देती, क्योंकि औरत जब टूटती है तो घर उजड़ जाता है और औरत जब खड़ी होती है तो पूरा संसार संवर जाता है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।